नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। कक्षा 9 का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का सितंबर 2024 में अर्धवार्षिक असेसमेंट हाफ ईयरली असेसमेंट का जो पेपर हुआ है, आज की इस वीडियो में उसी को सॉल्व किया गया है। 90 मिनट इस पेपर के लिए रखे गए थे और 40 नंबर का ये पेपर हुआ है। सामान्य निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, खंडों में विभाजित है। ये बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर सभी विकल्प छांट कर लिखने हैं और आपका उत्तर प्रश्न के निर्धारित अंक के अनुसार होना चाहिए। सबस सीमा का मतलब ध्यान रखना है। तो जो पहला सेक्शन ए है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का है। 1 से लेकर 10 तक इसमें प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, हर प्रश्न का 1 अंक है। और पहले नंबर पर प्रश्न है कि 1897 में भयानक प्लेग कब फैला था। 1897 में कब की जगह यहाँ पर कहाँ आना चाहिए था, क्योंकि 1897 तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है। तो 1897 में भयानक प्लेग कहाँ फैला था, तो ये पुणे में फैला था, जहाँ चापेकर बंधुओं ने वो प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी थी। प्रश्न नंबर 2 है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ। तो जो लाहौर अधिवेशन था वो 1929 में हुआ था और इसी अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता, भारत के 26 जनवरी को हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। प्रश्न नंबर 3 है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य में से नहीं गुजरती है। ए राजस्थान है, बी ओडिशा है और स जो है वो छत्तीसगढ़ है और जो द है वो त्रिपुरा है। तो जो रेखा है कर्क रेखा वो वास्तव में उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। तो सही जवाब जो है वो ब आएगा। उसके बाद चौथा नंबर पर प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन भारत में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। कौन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। अ लोकसभा के सदस्य, ब राज्यसभा के सदस्य, स जो है विधानसभा के सदस्य और द जो है पंचायत के सदस्य। तो ये सारे के सारे जो मैं इसमें से जो सही जवाब है वो ब है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं, बल्कि इनको जो विधायक होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं राज्यों की, उनके द्वारा ये निर्वाचित होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है और पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक गतिविधि है। आर्थिक गतिविधि बताना है। आर्थिक गतिविधि का मतलब है जहां से पैसा व्यक्ति कमाता है। ए पर है एक शिक्षक एक स्कूल में पढ़ा रहा है। एक शिक्षक अपने बेटे को पढ़ा रहा है, तो यहाँ से उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। एक किसान जो स्वयं उपभोग के लिए अनाज पैदा कर रहा है, स्वयं उपभोग के लिए पैदा कर रहा है तो कोई पैसा नहीं मिल रहा है। और द है एक माँ अपने बेटे को पाल रही है। तो जो सही जवाब है वो अ आएगा। एक शिक्षक एक स्कूल में पढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ से उसको आमदनी, आर्थिक आमदनी हो रही है। 6 नंबर पर प्रश्न है खालिस्तान को शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो 23 मार्च को हर साल जो है वो शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, तब से इसको शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पालमपुर गांव की जो मुख्य गतिविधि है वो खेती है, कृषि है। ज़्यादातर लोग जो है वहाँ पर खेती बाड़ी का काम करते हैं। और प्रश्न नंबर 8 है लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है। तो यूनानी भाषा के डेमोक्रेशिया शब्द से जो है लोकतंत्र डेमोक्रेसी बना है। और डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। तो इस हिसाब से देखिए डेमोक्रेशिया का जो मतलब है वो है लोगों का शासन। तो लोकतंत्र का मतलब भी है लोगों का शासन। किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सर्विस सेक्टर कहा जाता है। तो शिक्षा जो है, स्वास्थ्य, बैंकिंग, परिवहन, पर्यटन, ये सारे के सारे जो हैं सेवाएं प्रदान करने का काम करते हैं, तो ये सेवा क्षेत्र है। और प्रश्न नंबर 10 है कथन और कारण पूछा गया है। अभी कथन दिया हुआ है कि हिमालय को युवा वलित पर्वत के रूप में जाना जाता है और कारण दे रखा है हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव के कारण हुआ था। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव के कारण हुआ था। तो अ पर है कि यदि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। ब तब बताना है यदि अभिकथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। द है स ब स उसके बाद आता है, ये गलत लिखा गया है यहाँ पर भी। यदि अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है, और स है यदि अभिकथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है। तो इसका जो सही जवाब है वो वास्तव में ब आएगा।
अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण जो है अभिकथन की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद है प्रश्न 11 से लेकर जो है ये सेक्शन बी है। सेक्शन बी जो है वो 11 से लेकर 14 तक के प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंक का दिया गया है। 11 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि कूका आंदोलन क्या था, कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। कूका आंदोलन क्या था, कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो एक साथ इकट्ठे होकर किसी खास उद्देश्य के लिए ऊंची आवाज लगाने को कूक कहा जाता है। खास उद्देश्य के लिए ऊंची आवाज लगाने को कूक कहा जाता है। कूका आंदोलन के लोग भी ऐसा ही करते थे, इसलिए इस आंदोलन का नेतृत्व बाबा राम सिंह ने किया था। वे अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं ये। प्रश्न नंबर 12 है, पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में नदियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में नदियों की भूमिका, तो 1 नंबर पर आप लिख सकते हैं नदियां पीने के लिए पानी प्रदान करती हैं। 2 पर हैं नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत पैदा की जा सकती है, जल विद्युत पैदा की जाती है और इस बिजली से उद्योग चलते हैं। 3 नंबर पर आप लिख सकते हैं कि नदियों से नहरें निकालकर खेतों की सिंचाई की जाती है। नहरें सिंचाई का सबसे सस्ता साधन है। प्रश्न नंबर 13 है, पूछा गया है कि लोकतंत्र के कोई 2 अवगुण दोष बताने हैं। डीमेरिट्स पूछी गई हैं, 2 अवगुण बताइए या 2 अवगुण लिखिए। तो आप पहले नंबर पर लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में अधिकांश व्यक्ति अयोग्य, मूर्ख, अज्ञानी और अनपढ़ होते हैं, इसलिए यह अयोग्य, अनपढ़ों और मूर्खों का शासन है। दूसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं लोकतंत्र कहने के लिए ही लोगों का शासन है, लेकिन वास्तव में यह अमीरों का शासन है, क्योंकि इसमें चुनाव लड़ने के लिए काफी पैसे की जरूरत होती है। प्रश्न नंबर 14 है, आर्थिक गतिविधियों को संक्षेप में समझाइए। आर्थिक गतिविधियां, तो आर्थिक गतिविधियां या क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो वेतन और लाभ के लिए की जाती हैं। इन क्रियाओं के बदले में वेतन या मजदूरी प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए कोई टीचर किसी स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो आर्थिक गतिविधि है उसके लिए। उसके बाद सेक्शन सी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और 15 से लेकर 16, 15 और 16 2 क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। तो 15 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो हम कह सकते हैं कि भारत में लगभग 47,000 जातियों के पौधे और 15,000 किस्म के फूलों के पौधे पाए जाते हैं और जीवों की 90,000 प्रजातियां मिलती हैं। वन नवीकरण योग्य संसाधन हैं और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन और नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं और कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। ये पवन और तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में सहायता करते हैं। इससे मृदा को जीवाश्म मिलता है। वन प्राणियों को आश्रय प्रदान करते हैं, तो प्राणियों को भी। तो इस प्रकार से इनके महत्व को आप बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, पूछा गया है भारतीय निर्वाचन क्षेत्र की किन्हीं 3 बदलती विशेषताओं की व्याख्या कीजिए भारतीय चुनाव प्रणाली की। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि अभी भी भारत के सभी लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। दूसरे नंबर पर भारत में लोग जाति धर्म के नाम पर वोट डालते हैं। तीसरे नंबर पर चुनाव में नेताओं द्वारा दल बदल करना आम बात हो गई है और चौथे नंबर पर चुनाव लड़ना महंगा होता जा रहा है। जिन लोगों के पास पैसे हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं, गरीब आदमी के लिए चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल है। सेक्शन डी है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। ये गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ना है और उत्तर देने हैं उसके बाद। तो 17 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। इसके बाद इसके प्रश्न है, चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई, परंतु बाद में देश के कई हिस्सों भारत की और पाकिस्तान में विभाजित हो गया, बीच में लाइनें खा गए हैं। संविधान सभा भी कई हिस्सों में बट गई।
भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में 299 सदस्य थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन को चिन्हित करने के लिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पहला ही प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा किसे कहते हैं। तो आप यहाँ से, जहाँ से रेड लाइन से मैंने किया है अंडरलाइन, चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। दूसरे नंबर पर प्रश्न है संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो ये 2 नंबर पर 299 सदस्य थे। और तीसरे नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि संविधान, भारत का संविधान कब तैयार हुआ। कब तैयार हुआ, लागू नहीं, तैयार हुआ। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था, यानी कि भारत का संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसी प्रकार एक और 18 नंबर पर भी है, नीचे दिए गद्यांश को पढ़े और प्रश्नों के उत्तर दें। एक और गद्यांश दिया गया है, एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियां हैं जिन्हें गैर कृषि गतिविधियां कहा जाता है। लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानवीय पूंजी को समायोजित करके संगठित किया जाता है जिन्हें उत्पादन के कारकों के रूप में जाना जाता है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के गांव में मुख्य उत्पादन गतिविधि क्या है। तो भारत के गांव में खेती मुख्य उत्पादन गतिविधि है। 2 पर है खालिस्तान है पालमपुर की कहानी एक काल्पनिक गांव की है, तो काल्पनिक वहां पर लिखा जाएगा। और तीसरे नंबर पर पूछा गया उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं। भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी ये उत्पादन के कारक हैं। प्रश्न सेक्शन ई जो है एक क्वेश्चन है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है, बड़ा आपने उत्तर लिखना है। और यह प्रश्न जो है 5 अंक का है। पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 19 है, उदारवादी नेता कौन थे, इनकी मुख्य मांगे क्या थी। उदारवादी नेता कौन थे, इनकी मुख्य मांगे क्या थी। तो उत्तर में हम कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक नेताओं को उदारवादी कहा जाता है। इन्हें उदारवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी मांगों को पूरी उदारता या नरमी से रखते थे। ये शांतिपूर्ण साधनों में विश्वास रखते थे। इन उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, रोमेश चंद्र दत्त प्रमुख थे। उसके बाद उदारवादियों की मुख्य मांगों की अगर बात करें तो पहले नंबर पर है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए, प्रशासनिक सेवा में भारतीयों को भी नियुक्त किया जाए। तीसरे नंबर पर है सेना के खर्च में कमी की जाए। चौथी मांग थी कि सामान्य और तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया जाए। पांचवी थी किसानों पर करों का बोझ कम किया जाए। छठी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए। सातवीं है नमक पर से कर को कम किया जाए, जो टैक्स लगाया जाता था उसको कम किया जाए। तो ये प्रश्न हो गया है 16 नंबर प्रश्न भारतीय निर्वाचन क्षेत्र की, ये गलत लगा है यहाँ पर, ये नहीं है, ये ऊपर हो गया है। उसके बाद है सेक्शन एफ जो है वो मैप वर्क का है। और प्रश्न नंबर 20 है दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित को अंकित करना है। इतिहास का है एक भाग और ब भाग जो है वो भूगोल का है। तो 1 नंबर पर हमने करना है इतिहास वाले में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। और 2 नंबर पर है वह स्थान जहां से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसी प्रकार भूगोल वाले में पूछा गया है पाक जल डमरू मध्य और अनाई मुड़ी और चिल्का झील। तो देखते हैं इनको भारत के मानचित्र पर। तो वह स्थान जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब है, पंजाब के आपने अमृतसर दिखाना है, यहाँ पर पंजाब में हुआ था वो। और 2 नंबर पर भारत छोड़ो आंदोलन के लिए आपने मुंबई दिखाना है। इसी प्रकार जो पूछा गया है पाक जल डमरू मध्य जो है वो यहाँ पर आपने दिखाना है, ये वाला, ये 1 नंबर यहाँ पर लिख देना है। और अनाई मुड़ी जो है, अनाई मुड़ी जो पहाड़ी इलाका है ये अनाई मुड़ी, तो ये केरल में आपने यहाँ पर दिखाना है जहाँ पर मैप में दिखाया गया है। और चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है, खारे पानी की झील है, नमकीन पानी की झील है ये, तो ये आपने यहाँ पर दिखानी है। तो इस प्रकार से ये आपका 9वीं क्लास का हाफ ईयरली असेसमेंट टेस्ट था जो सितंबर में हुआ है। धन्यवाद, नमस्कार।